स्टार्ट हो गया। हेलो बच्चों, हम लोग रूरल लाइफ एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इंग्लिश कंपनी का जब आगमन होता है, तो इंग्लिश कंपनी के आगमन के बाद से ही भारत में पहले तो अंग्रेज़ जो थे वो मर्चेंडिस एक्टिविटी के लिए आए थे, लेकिन बाद में देखा जब कि भारत के लोग आपस में ही झगड़ते हैं, तो उन्होंने भारत में शासन करने और भारत में अपना व्यापार इस्टेब्लिश करने की एक बेहतरीन योजना बनाई और उसमें अंग्रेज सफल भी हुए। एट लास्ट 1757 में अंग्रेज़ों का और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी। और इस प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की कुशल योजना के द्वारा एक एडवांस जो थिंकिंग थी उसकी, इसका मतलब ये है कि उसने जो सेनापति था, इनका कमांडर था सिराजुद्दौला का, उसे अपनी तरफ मिला लेता है, धोखा करता है, चीट करता है और जो उच्च पद पर एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर एस्टेब्लिश लोग थे उन्हें अपनी तरफ मिलाने के बाद क्लाइव इस प्लासी के बैटल को धोखे से चीटिंग करके जीत लेता है। इसके बाद 1764 में द बैटल ऑफ बक्सर होता है। द बैटल ऑफ बक्सर। अब ये बक्सर का जो युद्ध होता है, इसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना, मतलब एलायंस बनता है इनका। और इस एलायंस को लॉर्ड क्लाइव के सेनापति जो कमांडर था हेक्टर मुनरो, उसने इसकी पूरी टीम को, पूरी इनके अलायंस को डिफीट कर दिया बक्सर के युद्ध में। और बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद ही भारत में ये जो अंग्रेज़ों की स्टेबिलिटी थी वो क्लियर हो गई और इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। दीवानी का मतलब है ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जैसे ही राइट मिलता है, तो ये अब इंडियंस पर, भारतीयों पर जबरदस्ती अपनी मर्जी का लैंड रेवेन्यू थोपने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। और उसी का पहला पॉइंट है इजारेदारी। ये इजारेदारी सिस्टम, इस इजारेदारी सिस्टम में अंग्रेजों ने किया क्या, ये वारेन हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस द राइट टू कलेक्शन, the right to collection the revenue according to the highest bidder। highest bidder का मतलब ये है जो अधिक मूल्य पर, जो अधिक मूल्य पर, जैसे ठेकेदारी होती है ना, ठेकेदारी की तरह कर दिया। कलेक्शन वाज टू द हाईएस्ट बिडर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के लिए
इस 5 सालों के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी सिस्टम के द्वारा जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों को, बड़ी बड़ी रियासतों को, बड़े बड़े महल को इन्होंने हाईएस्ट बिडर, जो सबसे अधिक मूल्य उसका दे दे, उसको इन्होंने दे दिया, जिसके कारण इसे हाईएस्ट बिडर को ही कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता था। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या होते थे? कॉन्ट्रैक्टर जिस ज़मीन को ये ले लेते थे 5 साल के लिए, वहाँ पर अधिक से अधिक लैंड रेवेन्यू इंक्रीज करते रहते थे ताकि अधिक से अधिक पैसा उन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मिले। ये इजारेदारी व्यवस्था जो है, ये भारत के किसानों के लिए अभिशाप बन गई और लोगों ने किसानी छोड़ दी, अर्थात एग्रीकल्चर को एवॉइड करने लगे। और दूसरा जो सिस्टम आया इन अंग्रेज़ों का लैंड को लेकर के, वो दूसरा सिस्टम है द परमानेंट सेटलमेंट। द परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट मतलब ये 1793 में आता है। परमानेंट सेटलमेंट ये अस्थाई बंदोबस्त है। ये बंदोबस्त जो आया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको किया। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 प्रांतों में, उस समय जो 3 ये बड़े प्रांत थे, यहाँ पर इन्होंने इसको लागू किया। और इसको लागू करने के लिए जो जमींदार थे, जमींदार को लैंड का ओनर बना दिया। लैंड का ओनर किसे बनाया गया? वो जमींदार को बनाया गया। अब जमींदार क्या करता था? जब लैंड ओनर हो गया तो जो वहाँ पर एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर थे, पेसेंट थे, उन पीसेंट्स को काश्तकार कहा गया। अब वो काश्तकार क्या करते थे? उपज का मतलब जितना प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन का 10 हिस्सा तो ये अंग्रेज़ों को देते थे और 11वां हिस्सा खुद लेते थे। मतलब जैसे मान लीजिए 100 रुपया, मतलब ये कह लिए कि 1 कुंटल अनाज पैदा होता है तो उसमें 10 किलो जो अनाज है वो अंग्रेज़ों का होगा, 1 किलो अनाज जो है वो किसका होगा? जमींदार का होगा। और बाकी का 89 किलो अनाज जो है वो होगा जमींदार का, किसान का। लेकिन करते क्या थे? ये कंडीशन 50% की बना दिए थे। मतलब प्रोडक्शन का 50%, अधिक से अधिक 50% ये लोग लैंड ओनर, जो काश्तकार थे, जो टेनेंट थे, उन टेनेंट से लगभग 50% का प्रोडक्शन ले लेते थे, जिसके कारण उन काश्तकारों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। और कंडीशन ये आई कि अगर मान लीजिए जो क्रॉप है, क्रॉप्स किसी कारणवश वीदर अच्छा ना आए, मानसून अच्छा ना आए, वर्षा ना हो, तो वो क्रॉप्स जब ख़राब हो जाती थी तब भी इन्हें उतना टैक्स रेवेन्यू देना होता था। ये सबसे बड़ी समस्या थी। द कंपनी वाज एश्योर्ड अ रेगुलर इनकम। कंपनी की यहाँ पर रेगुलर इनकम बन गई थी इवन ड्यूरिंग एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। चाहे क्लाइमेट अच्छा हो चाहे ख़राब हो, लेकिन उनको देना ही देना था। ये क्या था? ये कंपनी के जो आय थी, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो इंक्रीज कर गई, अच्छी हो गई, बढ़ गई। अब इसका जो
एब्यूजिंग कंडीशन आई, उसकी ये आई कि किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया। अब इसका जो अगला पार्ट है वो अगला पार्ट है रैयतवाड़ी। द रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है वो 1820 में आई। ये 1820 रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है ये वास्तव में ये थॉमस मुनरो के दिमाग की उपज थी। उसी ने इस रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था। इस रैयतवाड़ी ये जो लगी थी ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी इन मतलब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में ये हेक्टर मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी। इसकी कंडीशन ये थी कि इसमें जो राइट्स थे टेनेंट को उनके लैंड तो मिल गए, खेत उनका, मालिकाना हक रैयत मतलब किसान, मालिकाना हक जो हुआ वो किसान को ही मिला। लेकिन इसमें भी 50% उपज का, प्रोडक्शन का 50% अंग्रेज सीधे तौर पर फार्मर से लेते थे, फार्मर से डायरेक्टली लेते थे। इसमें कोई जमींदार, कोई तालुकादार का कोई एंट्री नहीं थी। अब आप लोगों को जानना है ये लगभग 30 साल के लिए ऐसी कंडीशन कराई गई थी। अब अगला जो है वो सिस्टम है महलवाड़ी। अब महलवाड़ी देख लीजिए। महलवाड़ी सिस्टम या महलवाड़ी सेटलमेंट। महलवाड़ी सिस्टम या महलवाड़ी सेटलमेंट जो है वो 1830 इस समय अंग्रेजों के काल में आया था। इसका जो प्लेस था वो वेस्टर्न यूपी था। वेस्टर्न यूपी के साथ साथ ये मध्य प्रदेश, पंजाब, एमपी, पंजाब प्रांत, एमपी और पंजाब प्रांत में ये सिस्टम लागू हुआ था। और इस सिस्टम में लैंड रेवेन्यू जो होता था वो महाल पर, महाल का मतलब होता है लैंड का पीस, लैंड का जमीन का टुकड़ा, टुकड़ा मतलब पीस। जिस जमीन पर, जिस महाल पर वो किसान या जो भी महालदार है, तालुकादार, जो महाल का तालुकादार होता था वो तालुकादार उस पे रेवेन्यू लेता था। और विलेज का जो गांव, जैसे महाल मतलब होता है विलेज का जो टैक्स लेना है, जो रेवेन्यू लेना है, लैंड रेवेन्यू, वो रेवेन्यू प्रमुख रूप से वो विलेज का तालुकादार ही लेता था। और यहाँ भी लैंड का लगभग प्रोडक्शन का लगभग 50% रेवेन्यू के रूप में चला जाता था, जिससे किसानों की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वो मिजरेबल हो गई थी। ये सारी चीज़ें जो थी वो किसानों के हित में, ये ढेर सारी चीज़ें तो आई, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी बंदोबस्त, कोई भी सिस्टम, कोई भी सेटलमेंट भारतीयों के हित में नहीं था। इसीलिए किसानों के विद्रोह, फार्मर्स पीसेंट्स रिवॉल्यूशन हुए। और इस पीसेंट्स रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बिहार और बंगाल हुआ। बिहार और बंगाल में इंडिगो, आपको ये ध्यान रखना है, इंडिगो मतलब नील की खेती। इंडिगो होती है एक प्रकार का जो उजाला आप लोग नील देते हैं वो कलर होती है। और इंडिगो वाज द नेचुरल ब्लू डाई यूज्ड फॉर कलरिंग क्लॉथ्स। कपड़ों को रंगने के लिए नील इंडिगो का प्रयोग होता था।
इट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। और भारत में इसको बहुत प्राचीन काल से लोग एक्सपोर्ट करते थे। इंडिगो वाज द फर्स्ट क्रॉप, ये पहली क्रॉप है, फर्स्ट क्रॉप है जिसे इंग्लिश अंग्रेजों ने भारत में प्लांटेशन कराया था। ग्रोन ऑन द ब्रिटिश प्लांटेशन एज द ब्रिटिश रिक्वायर्ड रेगुलर सप्लाई इंडिगो फॉर इट्स टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, कपड़ों की फैक्ट्रियों में कलरिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये इंडिगो की खेती कराई जाती थी। अब इसकी कंडीशन ये आई कि इसके विरोध में फिर ये विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, इन लोगों ने विद्रोह किया बिहार में। विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने। ये विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ पर इंडिगो की खेती होती थी वो इंडिगो की खेती भूमि को बंजर बना देती थी, बरन बना देती थी। और इसकी कीमत जो इसका प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट किसानों को नहीं होता था, ज़्यादातर अंग्रेजों को होता था, इसलिए लोग खेती नहीं करना चाहते थे। अब आप लोग जानेंगे कुछ अन्य रिवोल्ट। पहला है इसका फकीर रिवोल्ट। ये फकीर रिवोल्ट जो है, ये मुस्लिम मेडिकेट जो थे, जो वंडरिंग करते रहते थे। वंडरिंग मतलब है जिनको आप लोग फकीर बोलते हो, ये गांव में जा के घर घर में मांग करके खाया करते थे और उससे जीवन यापन करते थे। बंगाल में ये विद्रोह, फकीर विद्रोह, ये बंगाल में होता है। और बंगाल में मियाँ ये जो चिराग अली शाह के द्वारा बंगाल में चलाया जाता है। और ये चिराग अली ने अपने साथ के जितने भी वंडरिंग करने वाले फकीर लोग थे उनको इंग्लिश फैक्ट्रीज के अगेंस्ट अटैक किया। और ये विद्रोह भारत में 19वीं सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ था। दूसरा है, अब आगे देखिएगा, दूसरा है सन्यासी विद्रोह जो हुआ। ये सन्यासी विद्रोह रिबेलियन टुक प्लेस इन बंगाल। ये भी कहाँ होता है? बंगाल में होता है। बंगाल में ये विद्रोह जो होता है वो 1770 में स्टार्ट होता है। 1770 में स्टार्ट होने के बाद ये ऑर्गेनाइज्ड पीसेंट मिलिटेंट ग्रुप, ये पीसेंट मिलिटेंट ग्रुप था। मिलिटेंट मतलब ये एक तरह से विद्रोही लोग थे। और इन्होंने बंगाल में सन्यासी विद्रोह किया, जो सन्यासियों के रूप में वहाँ पर थे। और इसी सन्यासी विद्रोह की चर्चा अपने आनंद मठ में, आनंद मठ एक पुस्तक है, आनंद मठ पुस्तक है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की। और इसी आनंद मठ पुस्तक से ही वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण विद्रोह था। इसके बाद अन्य केरल में भी, महाराष्ट्र में भी, बंगाल में, बिहार में विद्रोह हुआ। कारण सिर्फ इतना था कि अंग्रेज अधिक से अधिक लैंड रेवेन्यू तो लेना चाहते थे, लेकिन किसानों को इस तरह का अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। यही कारण है कि ये पूरा जो चैप्टर था हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे अगला चैप्टर का वीडियो जब बनेगा तो उसको कंप्लीट करना, इसकी नोट्स कंप्लीट करना सभी बच्चे। ओके, थैंक यू।